नमस्कार। मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जहां की हर गतिविधियों पर पड़ोसी देश चीन की नज़र रहती है। चीनी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश जिन खूबियों के लिए जाना जाता है उसमें सबसे ऊपर है यहाँ के लोगों की देशभक्ति। कई मौक़ों पर राज्य के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आवाज़ उठाते हैं। इस बीच चीनी सीमा से सटे इलाके से 2 युवकों के लापता होने की खबर से एक बार फिर मामला गर्म है। ये दोनों युवक 19 अगस्त को घर से निकले थे और बॉर्डर एलएसी से लापता हो गए। बेटिलम टिकरो और बेइंगसो मान्यू नामक लापता युवकों के परिजनों ने इनकी गुमशुदगी की खबर 9 अक्टूबर को पुलिस को दी है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। दोनों युवाओं के परिजनों को शक है कि कहीं इन दोनों ने अनजाने में एलएसी तो क्रॉस नहीं कर लिया, जहां पर उन्हें चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया हो। जनवरी में अपर सियांग जिले के एक युवा मिराम तारोन जड़ी बूटी की तलाश करते करते दूर निकल गया था और उसे चीनी सेना ने कब्जे में ले लिया था। बाद में केंद्र के हस्तक्षेप से उसे वापस कराया गया। इस तरह की घटना कई बार हो चुकी हैं और ये कहना मुश्किल है कि कब जाकर ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। आज मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा सांसद जो बार बार इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाते हैं। तापिर गाओ जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता खुनांग क्री, अबू तानिक कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन ताबा ताको, अंजाव डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट बालिंग नाडोंग अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों का दौरा कर चुके हमारे संवाददाता रिपुंजय दास भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले लापता युवकों के संबंधियों की ये अपील आपको दिखाते हैं। मैं अपना अरुणाचल सरकार से, अपना भारत सरकार से और अपना आर्मी कर्मचारियों से ये निवेदन कर सकूं कि जो 19 अगस्त 2022 को मेरे घर के एक परिवार, मेरे घर से भैया और मेरा गांव के कजिन भैया दोनों किसी मेडिसिनल हर्ब के तलाश में, जाना जाता है जड़ी बूटियाँ, उसके तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल गए, जो आज तक वापस लौट के नहीं आया। जितना तक हम लोगों ने अपना लेवल में जो कर सका वो किया। अपना जितना पॉसिबल एरियाज है वहाँ में छानबीन किया, तलाश किया, मगर हम लोग आज तक नाकाम रहा। इसलिए मैं अरुणाचल सरकार से, हमारे भारत सरकार से और हमारे आर्मी कर्मचारियों से मैं मदद मांगना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस केस को लेके थोड़ा सा हमारे साथ दीजिएगा, ताकि हम अपने दोनों भैया को दोबारा घर में अपना फैमिली के साथ में हंसी खुशी से बैठते हुए मैं देखना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो जिले, जो डिस्ट्रिक्ट जो है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ टच में है। शायद मेरा अंदाज़ा सही या गलत वो मुझे मालूम नहीं। ये जड़ी बूटियों के तलाश करते करते गलती से या अनजाने में या भूल से बॉर्डर क्रॉस ना कर दिया हो, मुझे ऐसा शक है। प्लीज़ इस केस को, इस विषय को भी लेके थोड़ा सा चर्चा कर दीजिएगा, ताकि हमारे ये जो केस जो है, हमारे ये दोनों लापता भैया दोनों का केस जो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। 2 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, 60-70 डेज हो रहा है, अभी तक हमारा जो केस जो लापता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा हम लोग का ये केस को लेके थोड़ा सा सीरियस लेके और सुलझाने में हमारा मदद। तो इस अपील में एक संदेश है उन लोगों की जो सीमाई इलाकों में रहते हैं और उनकी क्या दशा है, उनके साथ कौन खड़ा है, इस पर भी बातचीत करेंगे और उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तापिर गाओ साहब, आपने बार बार ऐसे मुद्दों को केंद्र के सामने उठाया है और आपके हस्तक्षेप से कई बार इसका फल भी देखने को मिला है। कई बार युवक वापस भी लौटे हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बात का डर हमेशा रहता है कि सीमाई इलाकों के लोगों की परेशानियों को आखिर वहाँ की प्रशासन किस तरह से हैंडल कर रही है, क्या इनकी बातों को सुना जा रहा है। साथ ही हमको वहाँ जो ज्योग्राफी कंडीशन है, वहाँ की भौगोलिक की जो स्थिति है, वो भी हमें जानना होगा और इसके लिए आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, कब तक ये मामला ठीक होगा, कब जाकर ऐसे मामलों पर ब्रेक लगेगा? देखिए, इसका दोनों का ये मिसिंग इशू जो है, मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मुझे खबर मिला। इसका संदर्भ में मैंने अपना लोकल लोगों से भी संपर्क रखा हो।
साथ में ईस्टर्न कमान कलकत्ता आर्मी ऑफिसर से भी मेरा संपर्क 30 सितंबर को हुआ है। और साथ में 1 अक्टूबर को मैंने MOS परमाणिक ऑनरेबल मिनिस्टर जो बॉर्डर को देखते हैं उससे भी मेरा संपर्क हुआ। एंड ऑन 12 तारीख को मैं इसी महीने के 12 तारीख को मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी पर्सनली जाके मिला हूँ। और पार्स हम लोग को एस्टेब्लिश करना है कि सही में इन लोग को PLA ने वहाँ क्रॉस बॉर्डर में इन लोग को एबडक्ट किया कि नहीं किया, लोकल लोगों से भी और आर्मी लोगों से भी अपना इंटेलिजेंस से भी इसको एस्टेब्लिश करना है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग अप दिस वेरी सीरियसली एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, आर्मी से, सारा ऑल इंटेलिजेंस जो भी है इनपुट मिलना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग ऑन दिस। तो अभी तक कुछ खबर नहीं मिला, इसके लिए हम लोग को भी चिंता है। जी, और इस बीच आपको बता दें कि आपके ही कोशिशों से और जो आवाज़ें उठाई है वहाँ के लोगों की, जिसके बदौलत आज तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये खबर हमने दिखाई थोड़ी देर पहले। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी इलाके से जहाँ से ये युवा लापता हुए हैं, उसी इलाके से बालिंग नाडोंग ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और ये उनके बारे में जानते भी हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है। बालिंग नाडोंग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और क्या लगता है आपको, कितनी संभावनाएं हैं ये युवा फिर वापस लौटेंगे? सर नमस्कार सर। सर यहाँ ये जो दोनों लड़के हैं मेरे दोस्त भी है और मेरे से छोटा है, मैं इनको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ सर। तो यहाँ सर मतलब ऐसे घटना इसलिए भी ज़्यादा घटता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी कमी होता है सर। सबको कुछ अपना फैमिली को चलाने के लिए ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है, फैमिली का जिम्मेवारी भी होता है। खेती वेती के साथ ये शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा पैसा कमाने भी होता है कि जंगल में जैसे इस एरिया में स्पेशली ये सब जो जैसे यासुगुम्बा बोलता है, जैसे अभी नेपाल में उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद में जो जंगली कछुआ बोलते हैं और मिसमी तीता, ये जो जड़ी-बूटी के खोज में ही मतलब बहुत सारे लोग जो बॉर्डर के पास में यही मिलता है तो वहीं ये लोग जाते हैं। तो उसी के चक्कर में ही ये लोग मतलब ऐसे जंगल में चला जाता है। और मुझे अभी ये दोनों लड़का के ऊपर ये थोड़ा डाउट है कि इतना दिन हो गया, अभी 2 महीना होने को जा रहा है। तो अगर वो सही सलामत जंगल में होने से तो पक्का वो वापस अब तक आ जाना चाहिए। तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने जितना कोशिश करना था उसने किया हम लोग ने। तो लास्ट 24 अगस्त को वहाँ पर बॉर्डर में भी वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी उनको देखा। तो उसके बाद से अभी 2 मंथ्स हो गया। तो अगर जंगल में अभी तक होने से तो वापस आ जाना था। तो गलती से हमको ऐसा लगता है कि ये गलती से उस पार कहीं चला गया होगा। तो चाइनीज़ PLA अगर उस पार चला गया हो तो PLA ने इनको पकड़ लिया होगा। जी, बालिंग, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने 2 महीने का इंतजार किया और इसके बाद आपको डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो बॉर्डर क्रॉस कर गए होंगे, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं वहाँ के बारे में, जो वहाँ की स्थिति है, बताया जा रहा है कि 12-12 दिन तक लोग भटकते रहते हैं और फिर वापस लौटते हैं। काफ़ी दुर्गम इलाका है और दूर दूर तक लोग चले जाते हैं, भटकने के बाद फिर वापस लौटते हैं। अब ऐसे में आखिर क्यों आपको डर सताने लगा, क्योंकि काफ़ी समय भी लगता है घर वापस लौटने में? हाँ सर, जो आपने जो कहा वो भी सही है। जैसे 12, 10, 15 दिन के लिए तो कोई नहीं सर, वहाँ दूसरा अगर जंगल होता तो आराम से वो रह लेता। अभी जो यहाँ पर जो ये जो साइड में गया है, यहाँ पर जो है बहुत तकलीफ है। जितना उन्होंने राशन पानी ले गया, तो वो 10 12 दिन का हिसाब से ले गया। तो इस उससे ज़्यादा ही दिन हो गया, अब 2 महीना हो गया। तो अगर जंगल में होगा तो ये पक्का अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। तो हमको यही डाउट है हम लोगों को कि गलती से ये कहीं बॉर्डर में अगर PLA जो फौजी है या वहाँ पर इनको मिल गया होगा, या तो ये गलती से उस पार चला गया तो PLA ने इनको ले लिया। क्योंकि अगर 10-15 दिन का बात तो नहीं है, मतलब क्योंकि अभी 2 महीना हो गया। उतना दिन तक सर कोई जैसे बहुत लोग हैं लोकल्स वो भी जाते हैं, तो कुछ दिन रास्ता भूल जाता है वहाँ में, तो वो लोग वापस आ जाता है। तो कैसे ना कैसे करके, और वहाँ में दूसरा जंगल होता तो जैसे पानी-वानी खाने का दूसरा भी कुछ मिलता है। तो ये जो एरिया है जो जिस बॉर्डर से गया है,
यहाँ मतलब ऐसा मिलने का भी चांस नहीं है सर। तो वही जो राशन लेके वहीं पे डिपेंड है, वो तो अब तक काफ़ी दिन हो चुका है। तो हम लोग को यही डाउट है सर कि ये उस पार ही गलती से चला गया होगा जी और पीएलए ने बिल्कुल। इनको पकड़ लिया होगा। आपकी बातें लाखों लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और इसलिए हमने ये मंच आपको दिया है ताकि जो अपील थोड़ी देर पहले जो लापता लोग हैं उनके संबंधियों ने की थी, वो बातें इस मंच के जरिए हम वहाँ के प्रतिनिधियों को सुना सकें और इस पर कार्रवाई हो सके। आप ताको और खुनांकिरी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता रिपुंजय दास जो लगातार इन दुर्गम इलाकों का दौरा करते हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क लंबे समय तक नहीं रहता और वहां लोग पहुंचते भी नहीं हैं, वहां राशन की व्यवस्था करना और खाने पीने की चीज़ें की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। रिपुंजय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है बॉर्डर एरिया की, वहाँ पर किस तरह का एक जो नज़ारा रहता है वो किस तरह का रहता है और लोग किन किन परेशानियों से जूझते हैं? अरुणाचल का जो चीन सीमा से जो सटा हुआ इलाके है, ये बहुत ही दुर्गम है इस हिसाब से कि यहाँ में जो सड़कें हैं और इसके साथ साथ मूलभूत का जो सुविधाएं होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो या स्कूल की सुविधा, अच्छी सड़कें, मोबाइल कनेक्टिविटी, इन विषयों में लेके वहाँ में काफ़ी सारे खामियां हैं। अभी तक डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं। देश अपना स्वाधीनता का 75वीं वर्षगांठ बना चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे जगह है, जैसे कि आप मान लीजिए, हमने कुछ दिनों पहले वालोंग का दौरा किया था, किबिथु का दौरा किया था। वालोंग में अभी भी, जबकि पूरा देश 5G की जमाने की बात से पूरा चर्चित हो रहा है पूरा देश में, उस समय वालोंग में 2G पे ही मोबाइल, और वो भी कभी कभी चलता है, वो भी केवल BSNL का सर्विस चलता है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है इन बॉर्डरिंग इलाकों में, और किस तरीके से लोगों का वहाँ गुजारा होता है, जिसके चलते लोग एक तरीके से, वो तो पूर्वज जो उनको रास्ता दिखा गए हैं उस हिसाब से वो प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के संपर्क के रह के, चाहे वो औषधीय पौधा हो या शिकार करने के लिए हो या मछली पकड़ने के लिए या अन्य करने हो, जंगल के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, नदियों के ऊपर, झरनों के ऊपर वो निर्भर है। तो इसलिए वो लोग जाते हैं इन इलाकों में। बहुत ही दुर्गम इलाका है, लेकिन वो लोग जाते हैं, और ऐसे अवस्था में उनका भटक जाना इन इलाकों से काफी लाजमी बात है। और उस हिसाब से अगर वो बॉर्डर के उस पार चले गए हैं, जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो इसको तो बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। तपीरगांव जी ने अभी अभी बताया कि उन्होंने विषय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उठाया है। अभी देखना यही होगा कि PMO और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसमें जुड़ गए हैं। तो इनका अगर, जैसे संदेह जताया जा रहा है, अगर ये लोग चाइनीज टेरिटरी में पहुंच गए हैं तो उनकी वापसी कब तक होती है, या कम से कम इनके बारे में कुछ सूचना जो है कब तक पहुंचता है। खुनांकिरी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सर माफ़ कीजिएगा अगर आपके नाम का अगर उच्चारण में सही नहीं कर पा रहा हूँ। खुनांकिरी जी, आपने देखा वहाँ के लोग किस स्थितियों से गुजरते हैं। जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से कई बातें निकलकर सामने आई है। जो बालिंग नाडुंग हैं, उन्होंने कहा कि दवाइयों के लिए और मछली पकड़ने के लिए, राशन के लिए इवन लोगों को जाना पड़ता है, और ये परंपरा है। हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ये कह रहे हैं कि ये परंपरा है और लोग एक तरह से इस परंपरा के तहत ही वो जंगल में जाते हैं, ये नहीं कि वो लापरवाही है। तो इस चीज़ को कायम रखते हुए, इस परंपरा को कायम रखते हुए, और इधर ध्यान किस तरह से जाए लोगों का, सरकार का, और उनके एम्प्लॉयमेंट की बात भी एक आई है कि उनको अगर रोजगार दिया जाए तो इसमें इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। आपका क्या कहना है? थैंक यू। सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव को बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस मैटर को यहाँ में आपका लाइव शो में डिबेट करने के लिए।
सचमुच ये मैटर बहुत गंभीर है, दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे हमारे अरुणाचल में खास करके जो अभी इलाका है, हम लोग अंजाव डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जी वो डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अभी अभी हम लोग का 2 बंदा जो खो गया है, उससे पहले भी काफी लोग खो गए हैं। लेकिन उस वक्त मैंने हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन अभी तापिर गांव साहब बैठा हुआ है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, जितना भी हम लोग का यहाँ से विधायक जाता है दिल्ली में, तो हमने देखा है पिछले 10-15 साल से पार्लियामेंट में सिर्फ ये लोग चाइना का नाम ले लेके गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने का सिर्फ कोशिश करता। अभी मुझे दुख ये है कि इस वक्त ग्राउंड में जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग को एक वर्क फुटिंग स्टेप में काम करना चाहिए था। और गांव साहब को मैं यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को सिर्फ आप वहां में होम मिनिस्टर, वो शायद यहाँ का आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ में ऑलरेडी एजेंट है, इफिशिएंट ऑफिसर्स है, इफिशिएंट आपका डिफेंस पर्सनल्स है, ये लोग आप एक्टिवेट करा सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग भगवान की कृपा से वो शायद वो जिंदा रहे 2 बंदे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग फिर वापस आए। तो इसलिए अभी चाइना का जो पिछले 20 साल से 10-20 साल से बहुत रूट हो रहा है, खास करके अरुणाचल का ऊपर, क्योंकि अरुणाचल को एक समय में वो क्या सोचता था, हम लोग को गुमराह करने का बहुत कोशिश किया। इंटरनेट में चाइनीज लड़की लोग को, लड़का लोग को हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करके काफी मैंने यूथ लोग को लुभाने की कोशिश किया। लेकिन हमारा अरुणाचल देशभक्त का जो सोच है वो रग रग में बसा हुआ है। तो चाइना लोग का हर पॉलिसी फेलियर है। चाइना लोग जब पहले में, आज से 30-40 साल पहले हम सुना है, कोई बंदा अगर जंगल ऐसे भटक जाता है तो वो लोग बहुत एपीसमेंट करते थे, बहुत मैंने वो लोग को रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ के बारे में जानने की। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हमारा अरुणाचल के लोग हिंदुस्तान से बहुत दिल से, मन से, तन से, धन से जुड़ा हुआ है, और चाइना समझ गया कि अरुणाचली को लुभा के लाभ नहीं है। इसलिए जो लड़का कुछ अभी दवाई ढूंढने को गया होगा, कुछ काम में गया या कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो ऐसा चक्कर में जब मिल जाता है तो वो लोग ऐसा रूट बिहेवियर करके शायद वो लोग जान भी ले लेता है। तो ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट का जो फिलहाल माहौल है, और जैसे कि अभी जो आपका रिपोर्टर ने बहुत अच्छा बात बोला, सचमुच हम लोग का जो आपका जो एरिया है, जहां बॉर्डर एरिया है, डेवलपमेंट एकदम जीरो है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग, आज हम आपका चैनल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अभी आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, आज से 30-40 साल पहले हम लोग जब यहाँ में छोटे छोटे थे, तो उस वक्त एसएसबी एक फोर्स, एक रेजिमेंट हुआ करता है एसएसबी, वो लोग गांव में बंदूक चलाना सिखाते थे कि चाइना आने से मारना है। हम लोग भी ट्रेनिंग लिया था, हम लोग जब क्लास 8-9 में था। तो वो सब स्कीम अभी फिर नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो इसलिए पार्लियामेंट में सचमुच ये चीज को सिर्फ दिखाने के लिए चीज नहीं उठाना है। अरुणाचल के लिए या देश का सिक्योरिटी के लिए सचमुच ध्यान से काम करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से आप लोग, हमारा गांव साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएट एक वर्कफुट स्टेप में उसको कदम उठाया जाए, ताकि आगे भी ये तरह का प्रॉब्लम ना हो। जी, थैंक यू। आपकी बातें तापिर गांव ने सुनी है। मुझे नहीं लगता कि वो 2 राय रखते होंगे, लेकिन आपने जो बातें कही हैं कि जो डेवलपमेंट का काम है, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ साल से एनडीए गवर्नमेंट केंद्र में आने के बाद से इस पर ज़्यादा काम हुआ है? क्या आपको ये लगता है? बिल्कुल कुछ सेक्टर में काम हुआ है। सेक्टर में इसलिए काम हुआ है, जैसे रोड वगैरह में हमारा मोदी जी ने काफी ध्यान दिया है। अभी वालों भी आपका 2 लेन से जो रहा है बॉर्डर एरिया को, लेकिन वहां का पब्लिक को भी सब सफिशिएंट बना। जी, तापिर गांव साहब, बहुत सारी बातें हैं वहां से निकल कर आ रही है, और काफी समय है आपके पास में, आप आवाज बनते रहे हैं अरुणाचल की संसद तक। अब ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितना पैनल में बैठा है, जितना मेरा कुनांग भाई ने कहा और निपुण ने कहा और एक दूसरा भाई ने कहा, ये सब सही है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आने का बाद अपर सुबनसिरी में 5 लोगों को एबतक हुआ, और अपर सियांग में एबतक हुआ, और मेसुका में अभी तक 2015 से किसी को एबतक हुआ, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं हुआ। उसको मैं पार्लियामेंट में रेज किया।
मेरा अकेला नहीं है, और कुडांग भाई को मैं बताना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है, और वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी है और आईटीबीपी है और ईस्टर्न कमांड तक मैं पर्सनली बात करके इस मैटर को सीरियसली ले रहा हूँ। जब तक इन लोग को एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि इन लोग उस पार में है, और उस पार में होने का बाद, एस्टेब्लिश होने का बाद ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर करेंगे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजनाथ जी सीरियसली इस मैटर को टेकअप किया है, मैं पर्सनली बात किया हूँ। ये सागलागाम जगह जो है, वहाँ मिलिट्रीली फिश टेल 2 है, जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ काजाब वैली है और कायो वैली है। ये दोनों वैली जहाँ जॉइन है वहाँ सागलागाम है। किसी वैली में जाए वो डिस्प्यूटेड एरिया में पहुंच जाता है। तो इसमें हमारा चाइना और इंडिया का ये डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है, जहाँ मिलिट्रीली इस जगह का नाम है पीस टेल। हाँ, ये इसमें अपना आर्मी भी है, आईटीबीपी है, फिर भी इसका बॉर्डर को डिफाइन नहीं किया, कहाँ तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन हमारा वहाँ का मिसिपी समाज सदियों से, ये एक भाई ने कहा कि वहाँ जड़ी बूटी उताना, वहाँ मेडिसिनल वैल्यू जितना हार्बल्स है वहाँ से लेके मार्केटिंग करता है, कुछ पैसा कमाता है। ये साधन सदियों से है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को कलेक्ट करने में या तो बॉर्डर पार हो गया होगा, तो उसमें हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम युवकों को यहाँ मिला, वो मिलने तक हम इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ऊपर में विश्वास रखिए। दोनों गवर्नमेंट इसमें लगा है, और आईटीबीपी और आर्मी भी लगा हुआ है इसमें, जी कि कहा इस यूथ जो है हमारा कहाँ मिसिंग है। तो इसलिए इस एस्टेब्लिशमेंट का तरफ से दोनों सरकार के ओर से इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना होगा फर्स्ट। तो इसलिए मैं अपना दोनों दिबांग वैली और आंजो और लुकित के जो हमारा पैनल में जो है, आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन अप इट वेरी सीरियसली, और स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू साहब ऑनरेबल सीएम से भी मेरा संपर्क में है इस विषय को लेके। पेमा खांडू साहब भी इसमें सीरियसली इस चीज़ को गहराई में देख रहा है। तो इसलिए टाइम फैक्टर है, तो कहाँ तक हम जल्दी एस्टेब्लिश हो सकेंगे, तो उसका ऊपर ही आगे का जो डिस्कशन बिल्कुल। होगा, आगे का जो स्टेप लेना है उसको गवर्नमेंट सीरियसली ले लेंगे। आपकी कोशिशों से इस पर काम भी किया जा रहा है। तापिर गाँव साहब, एक सवाल जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके हिसाब से इसमें कमन आ रहा है कि वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर मिलिट्री रीच जिसकी बात आपने कहा कि वहाँ पर जो स्थापित किए जाएं, और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक सूचना है बॉर्डर मैनेजमेंट की, वो उसके हिसाब से 1597 किलोमीटर जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है चाइना से, हिमाचल प्रदेश की 200 किलोमीटर, उत्तराखंड की 345, सिक्किम की 220 और अरुणाचल प्रदेश की 1126 किलोमीटर की सीमा चाइना से लगती है। और इसी तरह से अगर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो बॉर्डर आउटपोस्ट जो आईटीबीपी की है, वो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में 67 है, जबकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 71 है। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा हम पीछे हो जाते हैं, जबकि यहाँ जो निगरानी का काम होना चाहिए और बॉर्डर आउटपोस्ट जो वहाँ के लोगों के लिए भी एक सहारा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश में मैं इसमें राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ जी। प्रीवियस गवर्नमेंट अगर मोदी सरकार जैसे होता तो अभी सागलागाम से आगे हम सड़कें बना लेते। आज आपका पैनल में है आपका जर्नलिस्ट, इन्होंने ईटों तक जाके आया, अभी तेजू से लेके वालोंग तक टू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, और आप रोइंग से लेके अनिनी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
और आप पासीघाट से लेके तुर्तिंग तक 2 लेन अभी कंस्ट्रक्शन आधा कंप्लीट होके आधा अंडर कंस्ट्रक्शन है। एलोंग सिलापत्थर से लेके मेसुका तक अंडर कंस्ट्रक्शन, और आपका लखीमपुर से लेके आपका ताकसिंग तक रोड कनेक्शन हो गया। ये तो आप जी लिमिटेड 6-7 इयर्स में ही ये हो रहा है, और सही है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा डेवलप नहीं हुआ। अभी मैं आई कैन नॉट ब्लेम आईटीबी का आउटपोस्ट इतना है, वहाँ सड़कें कैसे नहीं बनाया, आर्मी का इतना आउटपोस्ट है, वहाँ कैसे नहीं बनाया। ये प्रीवियस गवर्नमेंट इसको शुरू किया होता, आज मोदी साहब इसको टेन्योर में कंप्लीट किया होता। तो इसलिए अभी जैसे नेटवर्क का बारे हम लोग बात कर रहा है, जी बिल्कुल। नेटवर्क अभी मोदी जी ने 970 टावर का सेंक्शन किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। सागलागाम में भी आ जाएंगे, किपितो में भी आ जाएंगे। अब पूरा एयरटेल कंपनी जो है एंटायर अरुणाचल को 970 टावर स्टैब्लिश करने के लिए, अभी आप मौसम काल से ही तो धूप निकला, पूरा 7 महीना बारिश हुआ, इसमें हो नहीं पाया। सो वी हैव गॉट बदलने कि हमारा वेदर भी और बारिश भी को सपोर्ट नहीं देता है, तो जिसमें हम आगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ऑन ग्राउंड हो सकता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में ये प्रॉब्लम फिर भी पेमा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो जितना हो सकता है इसको होने के लिए अभी ऑन वार फुटिंग में है। तो इसलिए टाइम का ही बात है, इन वेरी शॉर्ट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द इंटीरियर एरियाज। जी, समय की बात है और समय से अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द इस तरह की समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। ताबा ताको हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई जो मुद्दे हैं इस पर खुलकर अपनी बातें रखते हैं। ताबा ताको जी, आपका स्वागत है। आपने बातें सुनी, इस तरह की समस्याएं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं और ख़ास करके सीमाई इलाकों में हैं, वहाँ के युवाओं के लिए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को बता कि जितने भी है विधायक, एमपी, एमएलए, कांग्रेस, बीजेपी, वो सब झूठ बोल। वो हमको मालूम है नरेंद्र मोदी, आई एम द सन ऑफ सोयल, और हमारा जितना भी है का हमारा में अरुणाचल जितना है जा रहा है, और पॉलिटिक्स का सिर्फ बात करते हैं, पूरा गुमराह कर रहा है जो बीजेपी मिलकर। ताबा ताको की आवाज़ें हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। खुनांकिरी जो कांग्रेस के नेता हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। खुनांकिरी, आपने जो बातें रखी थी उससे सहमत हैं, तापिर गाओ साहब भी सहमत हैं, लेकिन वहाँ किस तरह से वहाँ की जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, क्योंकि सीमाई इलाका है और आपने कहा भी कि अरुणाचल प्रदेश के लोग देशभक्ति में कहीं सबसे बढ़कर आगे हैं। इस सब को देखते हुए अगर सबसे पहला अगर काम किया जाए सीमाई इलाकों में और वहाँ के ग्रामीणों के लिए, वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, तो वो काम क्या होगा जो सबसे प्राथमिकता के आधार पर सरकार को करना चाहिए? मैं तो खास कर टेक्निकल ग्राउंड में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो बॉर्डर एरिया जो एकदम जो आपका बॉर्डर का एकदम सामने है, वो गांव और वो आदमी लोग को वेल इक्विप करने से ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसा जगह में है ना, एम्प्लॉयमेंट। देखो वो लोग का जो पहाड़ इलाका है, जो भी वो लोग खेती करते हैं वो 2 महीना भी खा नहीं पाते हैं। तो वो लोग ऐसा करके एक लाइफ जो है ना, वहां का लाइफ का वैल्यू ही नहीं है। तो सरकार को हम यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दौसा को जगह मैं होता तो ये चीज को हम सरकार को बार बार बोलना था कि कम से कम जो बॉर्डर एरिया जो आपका चाइना से, क्योंकि चाइना का उस पार में वो लोग इस तरह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स ये लोग को काफी ये लोग डेवलपमेंट दे रहा है। और यहाँ हम लोग का जो उल्टा साइड तरफ मैंने इतना तकलीफ है कि वो लोग आज देखो 1-2 रुपया कमाने के लिए पहाड़ पार करना पड़ता है, उसमें कितना दुर्घटना से वो लोग शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार। तो ऐसा करके हम लोग का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ही जीरो है। और इसलिए मैं
हमारा गांव साहब से यही बोलूंगा कि इस चीज पर, इस मैटर पर थोड़ा सीरियसली सरकार को आप लोग प्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्योंकि आपका भाषण में सुनता हूं आपका पार्लियामेंट में, तो मेरे ख्याल से वो नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में जो बोलते हैं वो होगा। हम तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का घर में जाइए, आप उसका घर पर पर्सनली इम्प्रेस कीजिए हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके, यहाँ का पब्लिक को लेके। पब्लिक लोग तो बहुत ईमानदार है, लेकिन हम लोग का जो तकलीफ है वो सरकार तक पहुंचाना कोई तो चाहिए ना, तो उसको कोई नहीं पहुंचा रहा है मेरे ख्याल से। सिर्फ कभी कभी इशू में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैंने यहाँ में किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड चाहिए होता है तब चाइना इशू उठाने की कोशिश करता है। ये हम बहुत अभी नहीं, पहले से ये थोड़ा सा नोट करते आ रहा हूँ। लेकिन सीरियसली इस एरिया के लिए काम करने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, अभी जो आपने बताया वालोंग तो जो रास्ता बन रहा है वो तो एक बॉर्डर है, लेकिन वो वैली में और बहुत ऐसे पॉइंट है जो बॉर्डर ही बॉर्डर पहुंचे, जैसे कि गोइलंग एरिया एक तो है, बहुत बड़ा वैली है, वो भी चाइना का साथ टच होता है। तो जहां में टच होता है, पहले आर्मी लोग कभी कभी पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन वहां में इतना तकलीफ लाइफ है कि लोग अभी पब्लिक लोग भी वहां से कुछ कुछ छोड़ के आ गया है। तो ऐसा जगह को डेवलप करना है, वहां पे लोगों को लाइफ को सपोर्ट करना है, लोगों का साथ मिलना है। कभी कभी जो आपका विधायक लोगों को लगने से ऐसे दुर्गम एरिया पे विजिट करना है, ताकि लोगों को इंकरेज है ओ, ताकि लोग वहां पे जो जी रहा है उसको वो लोग को एक खुशी मिले। तो ऐसा करके हम लोग सिर्फ यहाँ सिटी में दिल्ली बैठने से नहीं होगा, थोड़ा तकलीफ सचमुच देश को बचाना है, सचमुच देश का सिक्योरिटी का साथ हम लोग सीरियस काम करना है, तो ये काम को आप लोग उठाना पड़ेगा। मैंने खास करके जैसे कि आपका छगलागम एरिया, वहां पे देखिए बहुत लोग का लिविंग स्टैंडर्ड इतना पुअर है, और जो गवर्नमेंट में है वो लोग को तो ठीक है, लेकिन जो जनरल विलेजर्स है, हमेशा याद रखना है कि देश का काम हमेशा जनरल विलेजर से आता है। नेता लोग कभी भी, बड़ा आदमी लोग, बिजनेसमैन लोग कभी देश का सेवा नहीं करता है। जो गरीब होता है वो लोग ही आपका लाइन को कंट्रोल करेगा, अपना एक्टिविटीज करेगा, खेती करेगा, तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। अभी गांव में जाके देखिए, हम लोग गांव में कोई ऐसे शिकारी है, अगर उसको वेल इक्विप थोड़ा सा ट्रेनिंग वेनिंग अगर आप दिया जाएंगे अच्छा वेपन का साथ, चाइना को वो ठीक कर देगा। लेकिन हम लोग क्या है, अभी बेचारा एक फटा हुआ हाफ पैंट पहन के चल देता होगा तो वहां पकड़ा खा जाता है। तो ऐसा करके वहां का आदमी को देखिए, आदमी का लाइफ को थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, और एरिया को रास्ता जैसे कि नेटवर्क वगैरह। कुननगिरी जी, आपने जो वहाँ की बातें हैं वहाँ के लोगों की वो उठाई है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से हमने जिस तरह से देखा है, जो मीराम तारुन की जो कहानी है और उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इसमें काम किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, और जो आवाज़ें ताफिर गाव साहब ने उठाई दिल्ली तक, और उसमें से जिस तरह से कार्रवाई हुई, ये काफ़ी इस तरह के मामले जो हैं वो केंद्र के संज्ञान में लग रहा है। शायद इस बार भी, क्योंकि तलाशी अभियान शुरू हो गया है और इन युवकों को वापस लाया जा सके, इसकी पूरी आशा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आगे इस तरह की घटनाएं क्या नहीं होंगी? अगर होंगी तो इस पर ब्रेक किस तरह से लगाया जाए? क्या जो सीमाई इलाके में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको ईमानदारी से उनके काम करते देना चाहिए, और उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना चाहिए? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।